आवाज बढ़ाना, थोड़ा आवाज बढ़ाना, वहां से। नमस्कार। आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह, अध्यक्षा कावा, श्रीमती मीनाक्षी गोयल, उपाध्यक्षा कावा, सभी जोनल हेड्स, इस सभागार में उपस्थित सभी सीसी के सम्मानित सदस्यगण एवं कावा परिवार के सभी गणमान्य सदस्यगण, आज के कार्यक्रम की मुख्य व्याख्याता डॉक्टर अंजू अग्रवाल, फेसबुक तथा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े अन्य सभी जोनल एंड रीजनल सीडब्ल्यू हेड्स, सीआरपीएफ के अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं भारती शर्मा, मानद सचिव कावा, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जेंडर इक्वालिटी एवं वुमेन एम्पावरमेंट हमारे वर्तमान आधुनिक समाज के गंभीर मुद्दों में से एक है। यह महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदारियों, अधिकारों और अवसरों की समानता को संदर्भित करता है। वैश्विक विकास के लिए जेंडर इक्वालिटी एवं वुमेन एम्पावरमेंट को बनाए रखना आवश्यक है। अतः इसी के मद्देनजर कावा द्वारा जेंडर इक्वालिटी एवं वुमेन एम्पावरमेंट विषय पर वेबएक्स के माध्यम से व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। वक्त को जाया न करते हुए अब मैं इस सभागार में उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजू अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों और वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाना चाहूंगी। आज की कीनोट स्पीकर डॉक्टर अंजू अग्रवाल दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के राजनीति विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर रही हैं। आपने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व किया है तथा अमेरिका, ब्राजील, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि कई देशों में लेख प्रस्तुत किए हैं। इनके अतिरिक्त आपको अन्य कई विशिष्ट पुरस्कार जैसे ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, महिला उत्कृष्टता पुरस्कार, राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आप एक सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवियत्री भी हैं। वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हैं। आपने हिंदी कवियत्री के रूप में कई पुरस्कार जीते हैं। आपकी कविताएं कई साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने संगीत, नृत्य, पेंटिंग और खेल, विशेषकर टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी कई पुरस्कार जीते हैं। इनके सम्मानों की सूची बहुत लंबी है, किंतु समय के अभाव के कारण सभी का वर्णन करना संभव नहीं है। अतः समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आरंभ हमारे क्षेत्रीय कावा केंद्रों में आज के विषय पर आयोजित गतिविधियों की झलक से करते हैं। अब मैं आईटी विंग से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे विभिन्न रीजनल कावा सेंटर्स के द्वारा इस विषय पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं उनकी झलक प्रस्तुत करें। RCWAGC बिलासपुर, RCWAGC बेंगलुरु, RCWAGC दिल्ली, RCWAGC ग्वालियर, RCWAGC मुजफ्फरपुर, RCWAGC नागपुर, RCWAGC श्रीनगर, RCWA 114 RF जलंधर। मैं आपकी जानकारी के लिए इसी बताना चाहूंगी कि हमारे सारे RCW हेड्स ने अपने यहाँ इस विषय पर जो स्पेशलिस्ट होगा उससे व्याख्यान करवाया है। मैं अंत में मैं आज की कार्यक्रम मुख्य वक्ता से अनुरोध करती हूँ कि आज के विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। ओवर टू डॉक्टर अंजू अग्रवाल। धन्यवाद भारती जी। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय मिसेस रिमझिम सिंह जी, प्रेसिडेंट कावा तथा अन्य सीसी के सदस्यगण,
और मेरी प्यारी पुलिस वाले भाइयों की अर्धांगिनियां, वीर नारियों को सब सलाम, जो उनके पीछे अकेले परिवार को देख रही है और खुद को भी संभाले हुए हैं। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपकी मुस्कुराहट के पीछे कितने त्याग छिपे हैं। सीआरपीएफ वाइव्स एसोसिएशन का मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों से मिलूं और अपने मन के विचार रखूं। एक थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगी जो मेरे लिए बोला गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच की अध्यक्ष नहीं, उसकी एक इकाई की अध्यक्ष हूँ, तो वो मैं सुधार करना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विश्व कल्याण तब तक संभव नहीं जब तक नारियों की स्थिति नहीं सुधरेगी। कहा गया है ना, यत्र नारी स्तु पूजयन्ति तत्र रमन्ति देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। ये महिला सशक्तिकरण है क्या? हमें इसके बारे में जानना चाहिए। क्या है ये महिला सशक्तिकरण? आसान शब्दों में कहें तो जिससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, अपने से जुड़े फैसले स्वयं ले सकती हैं, परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है, समाज में उनको वास्तविक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके लिए सक्षम बनना ही सशक्तिकरण है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए कोशिश, जिसमें व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए समर्थ व स्वतंत्र होता है। इस तरह नारी सशक्तिकरण एक सर्वांगीण बहुयामी दृष्टिकोण है। नेहरू जी ने कहा था, महिला आगे बढ़ेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो गांव आगे बढ़ेगा, और गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लैंगिक और आध्यात्मिक शक्ति में सुधार है। यह खुद को आत्मविश्वासी बनाने की प्रक्रिया है, खास तौर से अपने अधिकारों का दावा करने की। शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में स्वावलंबन, सत्ता में भागीदारी ही सशक्तिकरण है। अब सवाल उठता है, क्यों जरूरी है ये सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है? हम सब जानते हैं ये पुरुष प्रधान देश है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। इस पुरुष प्रधान देश का नारी शक्ति को मुख्य धारा से जोड़े बिना विकास संभव नहीं है। बहुत दर्द होता है जब महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार होता है। अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में उसके साथ ऐसा होता है। हालांकि अब थोड़े सुधार हुए हैं, स्थिति बदली है, पर हमारे जैसे देशों में बहुत ही कम। औरत को एक वस्तु समझा जाता है, सिर्फ घरेलू लड़की जो घर में चौका बर्तन करे, साफ सफाई करे, घर के काम करे, बच्चों को पाले। बहुत जगह तो बच्ची को पढ़ाना एक श्राप समझा जाता है, समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी। नारी बाहर कोई काम नहीं कर सकती, व्यवसाय नहीं कर सकती, पर आदमी को ये सब मना नहीं। महिलाएं कोई अपना फैसला नहीं ले सकती, शिक्षा के अवसर नहीं है, गतिशीलता की स्वतंत्रता नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, मीडिया में भी ज्यादा महिलाएं नहीं है, घरेलू हिंसा उनके साथ होती है। महिलाओं को देवी मानकर पूजा तो जाता है, पर उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जाता। नारी सशक्त होने पर भी देश और समाज के उज्जवल भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं। अगर नारी सशक्त होगी तभी देश सशक्त होगा। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, अवसर मिले, संसाधन यानी रिसोर्सेज मिले, उनको प्रयोग करने को मिले, और इस तरह न्याय संगत और बराबरी का समाज हो, यही महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता है, यानी जेंडर इक्वालिटी है। अगर महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी तो वो घरेलू आय का सहारा बन सकती है, जीवन स्तर सुधार सकती है, देश के आर्थिक विकास में भाग ले सकती है, और स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि से देखें तो वो अधिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकती है, परिवार की सेहत का ख्याल रख सकती है। इससे न केवल महिला की अपितु सारे समुदायों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और फिर हम शिक्षा की बात करें तो कहा जाता है, एक महिलाओं को शिक्षित करो तो आने वाली पीढ़ियां सारी शिक्षित हो जाती हैं। शिक्षित महिला
निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकती है, सामाजिक नियमों को चुनौती दे सकती है, गरीबी के चक्र को तोड़ सकती है। फिर राजनीतिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। अगर वो राजनीति में भाग लेगी तो उसकी आवाज सुनी जाएगी, अधिकार संरक्षित होंगे, समाज के निर्माण में उसकी भूमिका होगी, अधिक समावेशी नीतियां बनेगी जो महिलाओं के हित में होगी। सामाजिक विकास में भी महिला सशक्तिकरण योगदान देता है। महिला सशक्त होगी तो सारा समाज सशक्त होगा। समाज में किसी भी समस्या से पुरुषों से अधिक बेहतर ढंग से महिला निपट सकती है। हमारे समाज में हम सब जानते हैं, सदियों से बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित है, जैसे दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, बाल विवाह, अशिक्षा, घरेलू हिंसा और असमानता। भारत में हर 3 मिनट पर महिला के खिलाफ हिंसा से संबंधित मामला दर्ज हुआ। हर दिन तकरीबन 50 मामले दहेज के आते हैं। हर 30 मिनट पे महिला के साथ एक बलात्कार होता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 10 में से एक महिला अपने जीवन में कभी न कभी शारीरिक और मानसिक हिंसा का, यौन हिंसा का शिकार होती है। फिर साइबर अपराध भी होते हैं, महिलाओं पर अम्ल फेंकना, पति द्वारा पीटे जाना, एमएमएस बनाना या दफ्तर में छेड़छाड़। कई तरह की हिंसा के साथ महिलाओं को जूझना पड़ता है। भ्रूण हत्या की बात करें तो इसके चलते पुरुषों के मुकाबले शहरों में तो अब फिर भी आंकड़े ठीक हो गए हैं, लेकिन गांव में अभी भी पुरुषों के मुकाबले गांव में कन्याओं की संख्या कम है। तो महिला सशक्तिकरण जो है केवल महिला को सशक्त नहीं करता, बल्कि एक न्याय संगत समाज को सशक्त करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक न्याय, संवेदना और समता वाले जीवन के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो वैदिक समाज में औरतें पढ़ने के लिए कुंवारी रह जाती थी, वो शादी नहीं करती थी कि मुझे पढ़ना है। मनु ने भी कहा कि माता पिता को लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। फिर बौद्धिक समाज में भी पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया गया, लेकिन महिलाओं का दर्जा नीचे गया। मुस्लिम युग में महिलाओं के अधिकार और आजादी और भी सीमित होती गई। समाज में पर्दा और जौहर, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा आई। ब्रिटिश काल में तो महिलाओं का दर्जा बहुत ही नीचा हो गया, उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रह गया। पति को परमेश्वर मानना, संपत्ति में कोई अधिकार न होना, इन सब चीजों का चलन रहा। जैसे जैसे समाज बढ़ा, परिवार बढ़ा, लक्ष्मण रेखा खिंचती गई, उनका अस्तित्व सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली पहचान बन के रह गया। बिना बच्चों की स्त्री के लिए तो समाज में कोई स्थान ही ना रहा, और अगर वो दिमाग वाली हो तो वो डायन कहलाई। संपत्ति पर अधिकार पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को ही मिले, शिक्षा में पुरुषों को ही मिली। फिर 19वीं शताब्दी आते आते समाज सुधार आंदोलन हुए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और विधवा विवाह को भी राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सावित्रीबाई फुले ने इस दिशा में मुख्य भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी में कन्याओं के लिए स्कूल कॉलेज खुले, स्त्रियों को शिक्षा के मौके मिले। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, एनी बेसेंट ने काम किया। धीरे धीरे महिला अधिकारों के लिए मांग बढ़ती रही और आंदोलन होते रहे। भारत में वैधानिक रूप से तो समान अधिकार मिले, किंतु उनको प्राप्त करने के लिए सिर्फ कानून में बना देने से तो कुछ नहीं होता। उन्हें प्राप्त करने के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। सामाजिक रूप से आज भी हमारा समाज मूल रूप से पितृसत्तात्मक है, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। आज 50 से अधिक कानून महिलाओं की संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। कानूनी सुधार अधिनियम भी हुए, जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, घरेलू हिंसा कानून, ये सब इसके एक उदाहरण है। और इन सब का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा और लिंग भेद। इसलिए संसद में कानून पारित करके लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र विवाह के लिए 21 साल निर्धारित की गई। किंतु सिर्फ कानून बना देने से तो सब कुछ हो नहीं जाता, प्रावधान सार्थक नहीं होते। वह एक पहला कदम होता है। फिर यह देखना होता है कि क्या व्यवहार में परिवर्तन को स्वीकार किया गया या नहीं। आज तक महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है। अगर नहीं है, आप कहते नहीं हो रही, तो फिर कानून की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। घरेलू हिंसा, बलात्कार के लिए कानून बने, किंतु समाज में आज सब ये है।
हो रहा है, क्योंकि इन कानूनों को सार्थक कौन करेगा? लोग ही करेंगे। पुरुष प्रधान समाज में सशक्तिकरण की आवाज राजनीतिक भागीदारी की प्रक्रिया में दब जाती है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं बहुत कम है। हिंदुस्तान में केवल 11% महिलाएं ही है जिनकी संसदीय राजनीतिक भागीदारी है। विश्व पटल पर देखें तो 190 देशों में भारत का स्थान 144वां है, और वहीं देखें उसका पड़ोसी देश नेपाल 37वें स्थान पर है। अगर नेपाल ऐसा दिखा सकता है तो हम क्यों नहीं? पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित हुए महिलाओं के। इससे महिलाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी हुई, मानते हैं, किंतु वहां भी महिला योगदान नहीं दे पा रही, क्योंकि अधिकांश महिलाएं सरपंच बनने के बाद, चुनाव होने के बाद भी अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। सरपंच बनने के बाद वो घर पे ही रहती हैं, और उनकी जगह कौन जाता है? पति जाता है, भाई, पिता जाते हैं, उनको बोलते हैं तुम घर पे ही बैठो। यहाँ जागरूकता लानी बहुत जरूरी है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग खुद करे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है। 21वीं सदी में नारी उत्थान के नए पायदान पर है, अबला से सबला बन रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन ने भी इस मुद्दे को उठाया है। बेटियों को शिक्षित करो तो समाज का विकास होगा। कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सशक्तिकरण के अधिकार, समान वेतन अधिकार, कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून, संपत्ति में अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार। ये सब महिला सशक्तिकरण दिखलाता है। महादेवी का कथन, महिला के लिए आंचल में दूध और आंखों में पानी, अब बदल रहा है। 21वीं सदी में महिलाएं चार दीवारी में, बर्तन में नहीं है, केवल मांग की वस्तु नहीं है। महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, लेकिन अनुपात ठीक नहीं है। महिलाओं ने जो प्रगति की है वो व्यक्तिगत है, एक वर्ग के तौर पर नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा था, महिला और पुरुष एक पक्षी के दो पंखों की तरह है। यदि एक पंख कट जाएगा तो एक पंख से उड़ान नहीं भरी जाएगी। दोनों को अपनी अपनी अपेक्षा से रहना होगा। आज भी महिलाएं सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक सशक्तिकरण नहीं हो सकता, ना ही देश में वो कोई योगदान दे पाएंगी। महिला यह नहीं कहती कि पुरुषों को अधिकार मत दो, महिलाओं, लेकिन हर जगह पुरुषों का आधिपत्य ना हो, ऐसा वो चाहती है। पुरुषों जैसा सम्मान उनको भी मिले, ये वो चाहती है। महिलाएं ही क्यों चूड़ी बिंदी पायल में जकड़ के रहे, पुरुषों पर तो ये थोपा नहीं गया। सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं कि वो पुरुषों से बच्चा पैदा करने की उम्मीद रखती हैं, पर अगर बेटी पैदा हो तो उनके सर पर इल्जाम ना डाल दिया जाए। महिला को काम कोई ना आए तो वो बेचारी कहलाती है, और अगर आ जाए तो वो बिगड़ैल कहलाती है। नारी भी शब्दावान, भावनाएं हैं, सहनशीलता में वो पुरुषों से भी आगे है। उसे पुरुषों जैसा नहीं बनना, साथ साथ चलना है, न पीछे न आगे, सम्मान से, इज्जत से कंधा मिलाकर चलना है। उसे समान अधिकार चाहिए, किसी के अधिकार छीनने नहीं है, अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पे चाहिए, बस यही चाहा है। आज महिला उतनी कमजोर नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। घर का काम हो या कुटीर उद्योग या खेतों की फसल का, पापड़ बेलने हो या पत्तल दोने बनाने हो, ये सब काम महिला कर रही है। फिर महिला सशक्तिकरण के लाभ क्या है? अब सवाल उठता है, क्या लाभ है, क्यों सशक्त होना है महिला को? आत्मसम्मान और मर्यादापूर्ण जीवन होगा, आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास से व्यक्तिगत तरक्की होगी, जिससे राष्ट्र का विकास होगा। ये स्लाइड दूसरी। सामाजिक स्तर बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, महिलाएं अपना निर्णय स्वयं ले पाएंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। ये भी दूसरी है, लाभ वाली, इससे भी पहले और एक और ये सशक्त महिला अधिक काम कर सकती है, जिससे वो गरीबी से बाहर निकल सकती है। सशक्त महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकती है, अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य रूपी
चुनौतियों का सामना अच्छे से कर सकती है। देश का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सशक्त महिला शिक्षा के अवसर भी प्राप्त कर सकती है, अपने बच्चों के लिए बेहतर अवसर ढूंढ सकती है, उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा सकती है। शिक्षित महिलाएं अच्छी आय वाली नौकरी कर सकती है, जिससे वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी और अपनी जरूरत पर पुरुषों पर निर्भर नहीं रहेगी और अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल सकेगी। महिला सशक्तिकरण से सामाजिक न्याय और समता को बढ़ावा मिलेगा। एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें भेदभाव नहीं होगा। सशक्त महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगी। इससे लिंग आधारित हिंसा में कमी आएगी। वह अपने अधिकारों के लिए भी आवाज उठा सकती है। सशक्त महिलाएं राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भाग ले पाएंगी और इससे महिलाओं के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व होगा। आज विश्व में तकरीबन 27% महिलाएं ही संसदीय पद पर है। फिर अगला प्रश्न उठता है, महिलाएं सशक्तिकरण के मुद्दे क्या है, क्या मेन इश्यूज क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है महिला सशक्तिकरण? क्योंकि लिंग भेदभाव है, क्योंकि शिक्षा की पहुंच नहीं है। शिक्षा की पहुंच पुरुषों के मुकाबले सीमित है, जो उन्हें कौशल और ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है। आर्थिक असमानता है, पुरुषों के मुकाबले उन्हें वेतन कम मिलता है, नौकरी के अवसर सीमित है और वित्तीय स्वतंत्रता की भी कमी है। पुरुष व महिला के वेतन में अंतर है, जिसके कई कारण हैं, जैसे पदों में लिंग संरचना है या सामाजिक स्थिति है। ये सब बिना जागरूकता के और बिना नीतियों के नहीं हो सकता। लिंग आधारित हिंसा है, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, पति द्वारा अत्याचार, तस्करी, स्वतंत्रता से जीवन यापन ना कर पाना, ये सब मुद्दे हैं। कई महिलाएं स्वीकार करती हैं कि शादी के बाद तो हिंसा होती है, पति तो थोड़ा बहुत मारता पीटता है, ये नेचुरल है। बहुत से आदमियों को लगता है अगर स्त्री हमारी बात नहीं सुनेगी तो वो आदमी ही नहीं रहेंगे, उनकी मेल मैस्कुलिनिटी को धक्का लगता है, उनके पुरुषत्व को ठेस लगती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच सीमित है, सुविधा भी कम है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पे। एक सर्वे के अनुसार 47% महिलाओं की 18 वर्ष की आयु से ही पहले शादी हो जाती है। 9% महिलाएं हर साल 18 साल से पहले मां बन जाती हैं। हर साल 24,000 महिलाओं की गर्भावस्था में या प्रसव के दौरान मौत हो जाती है। हर दिन 66 महिला की मौत हो जाती है इसी कारण से। अगला मुद्दा है असमान प्रतिनिधित्व का। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में असमान प्रतिनिधित्व है, निर्णय लेने के अधिकार भी कम है, इसलिए उसकी सक्षमता रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है, कम है। उसके अधिकारों की रक्षा ही नहीं होती। अधिकार दे दिए हैं लेकिन उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं भी हैं। पारंपरिक नीतियां जो पहले से चली आ रही हैं, महिला स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती हैं। स्टीरियोटाइप यानी पहले से जो धारणाएं बनी आ रही, तुम्हारे बस का नहीं है, एक महिला ये नहीं सब कर सकती, महिला को इस जगह काम नहीं करना चाहिए, ये सब उसको रोकता है। फिर अगला प्रश्न आता है, महिला सशक्तिकरण में चुनौतियां क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस? हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? पहली बात जो मैंने अभी बताई, सामाजिक मान्यताएं और पूर्वाग्रह, यानी पहले से जो चीजें मान्यताएं चली आ रही है, पहले से चली आ रही प्रथाएं महिला सशक्तिकरण के अवसरों को सीमित करिए। अरे महिला का काम तो घर में ही बैठना है, बाहर निकल के क्या करेगी ज्यादा कमा के? तो ये सब प्रथाएं पहले से चल रही है। पारंपरिक भूमिकाएं और पहले से चली आ रही मान्यताओं के चलते महिला कुछ नहीं कर पाती है। फिर सबसे बड़ी बात, शिक्षा की कमी है, उन्हें पता ही नहीं। शिक्षित हो तो पता चले, आगे पढ़े लिखे और आगे काम करें, लेकिन शिक्षित नहीं है तो उनका एक्सपोजर भी नहीं है। शिक्षा की कमी महिलाओं की क्षमता को, कैपेबिलिटीज को लिमिटेड करती है, सीमित करती है और उन्हें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर करती है। हमें पता है कितने ही लोग घरों में पुरुष से ही पैसा लेती हैं महिलाएं, पुरुष दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, उसी में ही काम चलाना पड़ता है। इससे लैंगिक असमानता बनी रहती। फिर उसके बाद चुनौती है आर्थिक असमानता। आर्थिक अवसर भी उनके लिए सीमित है, आर्थिक अवसरों में सीमितता है।
रोजगार के उनके पास कम अवसर है, तो पुरुषों के मुकाबले कम वेतन भी उनके लिए एक चुनौती बन जाता है महिला सशक्तिकरण के लिए। उसके बाद सबसे जरूरी जो चीज चुनौती की है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है लिंग आधारित हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक पीड़ा महिला की स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं। महिला को डर लगता है, शाम को बाहर निकलूंगी तो मेरे साथ कुछ हो न जाए, घर वाले भी डराते हैं, खुद भी डरती है और हो भी जाता है, इससे वो असक्षम बनती है। फिर सबसे ऊपर कानूनी और नीतिक बाधाएं भी है, महिला सशक्तिकरण के आगे आती है। अभी भी कानून बन गए हैं लेकिन भेदभावपूर्ण कानून है, नीतियां भी ऐसी हैं। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया, समान नागरिक संहिता आज भी लागू नहीं हुई है। हर लॉ में, हर कानून में महिला के साथ भेदभाव है। आप हिंदू लॉ देख लीजिए, आप मुस्लिम लॉ देख लीजिए, आप क्रिश्चियन लॉ देख लीजिए, सब में भेदभाव। अब अगला प्रश्न उठता है, चुनौतियां तो हैं, अब इसका सामना कैसे करें? हाउ टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस? पहली बात, शिक्षा और जागरूकता लाके अवेयरनेस लानी है, शिक्षित करना है और अवेयरनेस लानी है। अपने अधिकारों को जाने, हमें तो पता ही नहीं हमारे अधिकार क्या है, तो अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता है, हम जब तक बहुत बड़े नहीं हुए थे हमें ये भी नहीं पता था बैंक कैसे जाते हैं, बैंक में कैसे पैसा जमा कराते हैं, क्या करते हैं। आज की बात और है, हमारे समय में पता ही नहीं होता था, हम पढ़ लिख भी गए थे तब भी नहीं पता होता था। तो शिक्षित होना ही काफी नहीं है, जागरूकता लानी है, अधिकारों को जाने, महिलाओं को, और अगर आप में जागरूकता आ गई है तो और महिलाओं को जागरूक बनाए। आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को आर्थिक अवसर तक पहुंचने में मदद चाहिए। नौकरी में प्रशिक्षण देना, ट्रेन करना, बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग देनी है। उद्यमिता कार्यक्रम चलाना ताकि उनकी आर्थिक निर्भरता कम हो, जिससे लैंगिक असमानता भी नेचुरली कम होगी। फिर कानूनी सुधार करके, कानून में सुधार हो रहे हैं मानते हैं, लेकिन जितने कानूनों में सुधार की जरूरत है वो सब सुधार नहीं हो रहे। अगर हो भी रहे हैं तो उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन। एक कोई आप चीज आपको दे दे वो अलग बात है, उस चीज का आप उपयोग कर पाए वो दूसरी बात है। तो अधिकार हमें मिल भी रहे हैं, कुछ नहीं भी मिल रहे, जो मिल रहे हैं वो लागू भी नहीं हो रहे हैं, कोई मान भी नहीं रहा। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्री का हक आ गया है, मिलता है, लेकिन जहां वो पुत्री संपत्ति में हक मांगा नहीं कि भाई उससे नाराज हो जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं अगर वो हक जमाए तो कानूनी सुधार करके, कानूनी सुधार हो रहे हैं मैंने बताया, लेकिन आज जरूरत है जो सुधार हुए हैं उनका क्रियान्वयन हो। फिर अगला है क्षमता निर्माण करके, कैपेसिटी बिल्डिंग, महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उनका टैलेंट स्किल जो है वो जगाई जाए, क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाए, ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए जिनसे उनकी स्किल डेवलप होती है। विश्व में बहुत सारी संस्थाएं इसके आगे आई है, इस काम के लिए आई है। कुछ के नाम इस प्रकार हैं जैसे शी शुड रन, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स, मलाला फंड, विमेन इन डिफेंस, एवरी मदर काउंट्स। हमारी सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, उज्ज्वला योजना, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, राजीव गांधी नेशनल क्रेश स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन, स्वाधार स्कीम, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, नारी शक्ति पुरस्कार, राष्ट्रीय महिला कोष, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन रूरल एरियाज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी स्कीम्स है। तो ये सब करके हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी महिला सशक्तिकरण में बहुत सारी बाधाएं हैं। महिला नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप की कमी है, हमारे पास लीडर्स ही नहीं है, बहुत कम लीडर्स हैं। जैसे मैंने बताया, केवल 27% ही संसदीय पदों के साथ विश्व में है, और कुछ ही प्रबंधक पद होने से निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया में कमी रह जाती है, डिसीजन मेकिंग में कमी रह जाती है। ऊपर के पदों पर महिलाएं बहुत ही कम है, जो समग्र होलिस्टिक पॉलिसी नहीं बन पाती है, समग्र नीति में बाधक है। फिर गरीबी हटाने के लिए अवसरों की कमी है, करोड़ों महिलाओं को गरीबी चक्र से ऊपर लाना है। कोविड के टाइम से तो और भी महिलाएं नीचे आ गई हैं, इसके लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा चाहिए और अच्छे काम के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। काम की जगह भेदभाव और असमानता है, 91% पुरुषों के मुकाबले 61% महिलाएं हैं।
काम में लगी है। इसके चलते सामाजिक और आर्थिक तरक्की दोनों ही प्रभावित होती है। सामाजिक विकास नहीं हो पाता, आर्थिक विकास नहीं हो पाता। और बहुत सी महिलाएं बिना वेतन के देखभाल वाला काम करती है। कई महिलाएं घर के खेतों में जाती हैं, उनको कोई वेतन नहीं मिलता। घर में काम करती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। महिलाएं ऐसा काम में अपना समय ज्यादा व्यतीत कर रही हैं जिसमें पुरुषों के मुकाबले उन्हें वेतन नहीं मिलता है। इससे उनकी शिक्षा पे असर आता है। वो सोचती है वेतन नहीं मिलता, कम पैसे हैं, वो शिक्षा में नहीं लेती है। रोजगार पर अवसर आता है और अन्य अवसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मान्यताएं और कुप्रथाएं भी चल रही है। 5 में से 1 लड़की का विवाह 18 साल से पहले होता है। दहेज प्रथा, जैसे बताया मैंने पहले भी, बाल विवाह, भ्रूण हत्याएं, ये सब प्रथाएं चली आ रही है। शहरों में खत्म हो गई है, लेकिन राजस्थान के और कई जगहों पे ये प्रथाएं अभी भी चल रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित है उनकी पहुंच। शिक्षा में तो कमी है ही, स्वास्थ्य सेवाओं में भी वो पहुंच नहीं पा रही है। महिलाओं की मृत्यु दर में चाहकर भी कमी नहीं आ पा रही है। फिर हमारे घरेलू महिला या और महिलाएं कुपोषण का भी शिकार हो रही है। हमने देखा है बहुत सी घरों में महिलाएं, और अधिकतर होता भी क्या है, अपने लिए कम खाती है, बनाती है, जो बच जाए खा लेती है। चलो उसमें वो संतुलित आहार है कि नहीं है, पुरुषों को खिला दो, हम कम खा लेंगे। तो अधिकांश महिलाएं कुपोषण का शिकार हो रही है। जो गर्भ वाली स्त्री होती है वो तो बहुत ही कम खाती है, विटामिन नहीं लेती, दवाइयां नहीं लेती, उसको वो उपलब्ध नहीं होते, घर में कोई उनका ख्याल नहीं रखता है। इसलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनकी पहुंच भूमि तक और संसाधनों तक करवाना बहुत जरूरी है। फिर सबसे जरूरी, महिलाओं और कन्याओं के प्रति हिंसा को रोकना है। लाखों महिलाएं अपनी पति द्वारा पीटी जाती है। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में नहीं हो रहा, वर्ल्ड में हो रहा है। वहां पे कम हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा होता है, इंडिया में भी बहुत होता है, या अन्य किसी तरह की हिंसा का शिकार हो रही है। लैंगिक असमानता को मिटाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को मिटाने के लिए राशि भी उपलब्ध नहीं है। मिटाना तो चाहते हैं लेकिन फंड्स ही नहीं है, क्या करें। इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट भी अधिक नहीं की गई है। कम से कम 28 देशों में वैवाहिक कानून और तलाक शुरू करने के कानूनी नियम महिला और पुरुष के समान नहीं है। अनेक देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव होता है महिलाओं के साथ। फिर महिलाओं की साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता। अब तो बहुत सारे शौचालय बन गए हैं, उनको साफ वातावरण भी उपलब्ध नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो अब ये बाधाएं तो हैं। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए? महिलाओं की बात सुनी जाए, वो जो कह रही है उन पर ध्यान दिया जाए। आपके घर में भी अगर लड़की कुछ कह रही है, उसको नहीं, ये लड़की है तो ऐसे ही बोलती रहती है, ऐसे नहीं, उसको सुना जाए, उनकी बातों पे ध्यान दो। लड़कियों को दैनिक जीवन में, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन रक्षक संसाधनों, सूचना और सामाजिक नेटवर्क तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर गांव में लड़की कंप्यूटर सीखना चाहती है, पता नहीं कहाँ पे होगा, कितनी दूर होगा, वहां तक उसके पिता भाई उसको भेजेंगे नहीं, वो उसको मोबाइल नहीं दिलाएंगे। लड़के को तो जल्दी से मोबाइल मिल जाता है, लड़कियों को तो नहीं मिलता है। लेट गर्ल यूज मोबाइल, लेट गर्ल यूज कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, उसको इस्तेमाल करने दो। लड़कियों को लड़कों से कम मत समझो। हमें लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म देना होगा जहां वो अपनी चुनौतियों को साझा कर सके और साथ ही साथ एक विकल्प की तलाश कर सके। बाल विवाह को रोको, यौन उत्पीड़न को रोको और शिक्षा की पहुंच लड़कियों तक करो। इस तरह का प्लेटफॉर्म उनको देना होगा। आज लड़के और लड़कियों की शिक्षा में जो अंतर आ रहा है वो सबको देखना है। पाठ्यक्रम में, सिलेबस में अधिक से अधिक लिंग समानता संबंधी बातें सिखानी चाहिए, जिससे कि लड़कियां और लड़कों में लैंगिक समानता और संवेदनशीलता के बारे में जानकारी मिले। लड़कियों की महत्वाकांक्षा, उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनके सपने हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। माता को सशक्त करो। माता सशक्त होगी तो वो अपनी लड़की को भी स्कूल भेजेगी, शिक्षित होगी, लड़की को भी चाहेगी वो शिक्षित हो। महिला के कार्य को कम ना समझे। तो माता को सशक्त करना बहुत जरूरी है।
मेरी अपनी माता बहुत ज्यादा, मेरी अपनी मदर तो जो थी वो बहुत नहीं पढ़ पाई थी, गांव में थी तो वो नहीं पढ़ पाई, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी कि वो आगे जाके बाहर जाके पढ़े, लेकिन उनके माता पिता ने नहीं बढ़ाया। तो उन्होंने प्रण लिया, अपने आप में सोचा कि मेरी लड़की होगी तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, और वही मेरे माँ बाप ने किया। हम, मेरी एक बहन है और हम दोनों प्रोफेसर बनी और उन्होंने पढ़ाया। हालांकि मेरे पिता थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, वो नहीं चाहते थे, लेकिन माता के जोर के कारण, क्योंकि माता शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, तो हमने भी प्राप्त की। तो इसी तरह माता को सशक्त करना है तो लड़कियां अपने आप सशक्त हो जाएंगी। महिला के किसी भी कार्य को कम नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि घर में काम कर रही है तो घर में, अरे बाहर पति अगर ऑफिस जाता है तो महिला के दम पे जाता है। महिला घर में काम करती है, साफ सफाई रखती है, खाना समय पे देती है, तभी वो समय पे अपनी नौकरी के लिए जा सकता है। तो महिला घर में इतना काम करती है, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जाता। महिला को सशक्त बनाए, राजनीति में भागीदारी बढ़ाए उसकी। एनकरेज वुमेन इनटू नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स। पारंपरिक जो लड़कियों के लिए नौकरियां बनाई गई है, उसके अलावा उन्हें बाहर जाकर काम करने की भी ब्रेक देना चाहिए। ये सोशल टाबू है कि लड़कियां इस जगह नहीं करेंगी, ऐसा काम नहीं करेंगी, वैसा काम नहीं करेंगी। हर तरह का काम जो पुरुष कर सकता है, अब तो आर्मी में भी लड़कियां आ गई हैं, जब नंबर कम है, जो पुरुष कर सकता है वो लड़कियां कर सकती है। तो महिलाओं को गैर पारंपरिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। फिर मैं अपनी बात करूंगी कि मैं स्विमिंग सीखना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी, नहीं स्विमिंग कहाँ जाएगी, नहीं, मेरी माता ने कहा नहीं जाएगी। हमने स्विमिंग सीखी। स्केटिंग करना चाहती थी तो हम शिमला गए, तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, स्केटिंग नहीं करना। मेरी माता ने कहा ये मीटिंग में गए, जल्दी से कर आओ जाके। तो हमें हर जगह प्रोत्साहन करा। तो अगर आप भी अपनी लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे तो वो भी हर तरह के काम कर पाएंगी। जब भी तो कुप्रथाओं को तोड़े, उन्हें समर्थन दे। जब भी कोई महिला पुरुष प्रधान क्षेत्र में काम करने को घुसती है, पुरुषों को अच्छा नहीं लगता कि ये ऐसे क्यों कर रही है, तो समाज उसको गलत दृष्टि से देखता है और उसे नीचा दिखाकर या हिंसा करके सजा देता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि उसके साथ ऐसा ना हो। फिर महिलाओं के साथ हिंसा तो रोकनी है ही। वैश्विक स्तर पे महिलाओं के साथ बहुत हिंसा हो रही है, इन सबको रोकना है। इन सब के अलावा सबसे जरूरी जो चीज है, जागरूकता बढ़ानी है। हमें अपने अधिकारों के प्रति खुद तो जागरूक होना ही है, साथ में दूसरों को भी जागरूक करना है। लैंगिक समानता के महत्व को समझाएं और बताएं, कहानियां सुनाएं, आंकड़े बताएं, उदाहरण का इस्तेमाल करें, महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाएं। सरकारी या सामुदायिक संगठनों या बिजनेस व्यापार में महिला नेतृत्व का समर्थन करें, उसका प्रचार करें, संसाधन रिसोर्सेज उपलब्ध कराएं। जो संगठन महिला को बढ़ावा देते हैं उन्हें जानकारी प्रदान करें, उनका समर्थन करें, सफलता की कहानियां बताएं उन महिलाओं की जिन्होंने बाधाओं को पार करके सफलता की। जैसे मैं आज आपको कहानी बताती हूँ, छोटी सी 2 लाइन की है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहने वाली महिला का शराबी पति था, उसके साथ मारपीट करता था। तो उससे तंग आकर उसने घर में साफ सफाई का काम करके अपने 3 बच्चों को पाला और स्कूल में दोबारा दाखिला कराया। गुजरात में ही सूरत में रहने वाली एक हर्षिका पांडे ने देर रात तक फूड डिलीवरी का काम किया और इस अघोषित कर्फ्यू क्या है कि महिला देर रात को काम नहीं कर सकती, उसको चुनौती दी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक छोटे से गांव में रहने वाली रेखा राणा ने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल करने वाली वो पहली गांव की लड़की बनी। उसके भाई ने उसको बहुत सजा दी इस बात के लिए, लेकिन वो डरी नहीं, आगे बढ़ी और शिक्षित हुई। फिर हमारे सामने कितने ही उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का है, जो एक आदिवासी संथाल परिवार से आकर आज हमारे सामने प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो लैंगिक समानता कोई महिला का इशू नहीं है, हम सोचे महिला को ही लाना है। मानव अधिकार का मुद्दा है, ये ह्यूमन राइट्स इशू है, इससे सभी को लाभ होगा। तो जरूरत है पुरुषों को भी इन्वॉल्व करें, पुरुषों को संलग्न करना बहुत जरूरी है। पुरुष सहयोगी व समर्थक बन सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करें। समाज में लड़कियों का महत्व बढ़ाने के लिए पुरुषों और महिलाओं और लड़कियों को संगठित तौर पर मिलकर चलना होगा। समाज की धारणा बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी और हमें घर में पुरुषों को समझाना है, उनकी सोच बदलनी है।
माताएं अपने लड़कों को घर में इस तरह की शिक्षा दे सकती है। लड़कों लड़कियों में भेदभाव ना करें। एक्चुअली हम घर से ही शुरू करते हैं, अरे ये लड़की है, ये इसको तो आगे घर जाना है, कुकिंग इसे ही करनी है। क्यों, लड़के को भी उसमें लाएं। शुरुआत घर से ही होती है। यदि हम जन्म से ही लड़का लड़की में भेदभाव ना करें तो इस तरह का माहौल ही नहीं पैदा होगा। आज जरूरत है पुरुषों की सोच बदलने की। जब तक उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण नहीं बदला जाएगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते। सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। इस काम में सहायता घर की औरतें ही कर सकती है। स्कूल भी बच्चों को लैंगिक समानता की शिक्षा दे सकता है। समाज भी इस काम को बेहतर कर सकता है। सरकार को भी देखना है किस तरीके से समान अवसर शिक्षा के मिले, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चले, और फिर सिविक सोसाइटी को भी देखना है कि महिला हितों का ध्यान रखे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे। और अंत में, आधी दुनिया महिलाओं की है, लेकिन हर कोने में लैंगिक असमानता है। जब तक समान अवसर नहीं मिलेंगे कुछ नहीं होगा। महिला की तरफ दृष्टिकोण बदलना होगा। परिवार में उनको बराबर की भागीदारी देनी होगी, निर्णय लेने में भी और भूमिका में भी, रोल निभाने में भी और डिसीजन मेकिंग में भी। परिवार एक बेसिक यूनिट है सशक्तिकरण का। शुरुआत वहीं से करनी होगी। 80% भूमिका उसमें पुरुषों की है, तो पुरुषों का दृष्टिकोण बदलना होगा। अपने घर में पुरुषों की और लड़कों की सोच बदलनी होगी, मानसिकता बदलनी होगी। उनके मन में नेचुरली आना चाहिए कि लड़का लड़की कुछ नहीं है, ये भी करेगी मैं भी करूंगा, परंतु ये सब मर्यादा के दायरे में रहकर करना होगा। अपना दायित्व निभाते हुए, सद्भाव बनाए रखते हुए करना होगा। हमें एक दूसरे की जरूरत है। और वीर नारी बहनों, आपसे ज्यादा शक्ति की कोई मिसाल नहीं हो सकता। मिसाइल से म्यूजिक तक भारत की नारियों ने कीर्तिमान स्थापित किया है, किंतु आपसे ज्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं हो सकता। हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हमें देखना होता है, थोड़े दिन के लिए जाते हैं, अरे पीछे से क्या होगा, कौन करेगा। तब मुझे आप लोगों की याद आती है कि आप कैसे घर संभालती होंगी। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मुझे उम्मीद भी आपसे ही है। हमारी वीर नारी बहनें इतना काम कर रही हैं, घर में भी और बाहर में भी। आज जरूरत है आपकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने की, जिससे आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, दूसरी नारियों को रास्ता दिखा सके। जिन नारियों को पछाड़ा जा रहा है उनको अग्रणी करना है। पुरुषों को कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करना है। पुराने नारे बदलने होंगे। हर सफल पुरुष के पीछे नारी नहीं है, हर सफल पुरुष के साथ नारी है, ये नारा अब करना होगा। अगर भारत को विश्व में प्रथम स्थान दिलाना है तो महिला सशक्तिकरण लाना होगा। प्रथम स्थान घरेलू हिंसा में नहीं चाहिए, प्रथम स्थान बाल विवाह में नहीं चाहिए, प्रथम स्थान लैंगिक असमानता में नहीं, प्रथम स्थान जनसंख्या में नहीं, जो कि बहुत जल्दी हमारा आ जाएगा, वो नहीं चाहिए। लेकिन प्रथम स्थान किसमें चाहिए? सशक्तिकरण में चाहिए। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे है, पर अगर महिला सशक्त हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पहले नंबर पर होगा। तो आज अब मैं अपनी कविता की चंद पंक्तियों से अंत करना चाहूंगी। गर्वित हूं मैं, इसका शीर्षक है, मुझे बहुत गर्व है अपने नारी होने पर। गर्वित हूं मैं, नारी हूं मैं, अन्याय की ना अधिकारी हूं मैं। कुछ बदलो तुम, ये पुरुषों से कह रही है, कुछ बदलो तुम, कुछ बदलू मैं, न तुमसे कुछ कम न तुमसे कुछ ज्यादा। बांट ले क्यों ना फिर हम तुम आधा आधा। पेड़ों में ना, परिंदों में ना, इंसानों ने फर्क ये बनाया है क्यों? जीती अगर मैं जीत गई तो हारे तुम क्यों? तुम्हारी हार क्यों उसमें? मेरी जिंदगी पर अधिकार तुम्हारा हो क्यों? सक्षम यदि मैं अगर भक्षक ना हो तुम, सक्षम यदि मैं अगर भक्षक ना हो तुम, तो कोई रक्षक की जरूरत हो क्यों? मान दो, सम्मान दो, प्रताड़ना ना दो, मैं तुम समान हूं। मान दो, सम्मान दो, प्रताड़ना ना दो, मैं तुम समान हूं। फिर मेरी आन, मेरी शान लेते हो क्यों? न नैतिकता में कम, न चरित्रता में कम, न धार्मिकता में, न मानसिकता में। राजनीतिक कोशिशें कर रहे हो क्यों? नारी महान थी, महान है, महान रहेगी, ये बात तुम्हें जल्द समझनी पड़ेगी। गर्वित हूं मैं, नारी हूं मैं, अन्याय की ना अधिकारी हूं मैं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बनाने के लिए। और अब धन्यवाद।
अब प्रश्नोत्तरी का सेशन है। मैं आग्रह करती हूँ वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि आज के विषय पर डॉक्टर अंशु अग्रवाल से किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया अपने बारी आने तक सवालों को चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या रेज योर हैंड का सिंबल दिखा सकते हैं ताकि हम आपके सवालों को आज के व्याख्याता से पूछ सकें। यहाँ पर मौजूद लोग भी अपने कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं आ रहे, मैं एक बता देती हूँ। कई लोग पूछते हैं कि मेरे प्रेरणा स्रोत कौन रहे, तो मैं ये कहती हूँ प्रेरणा स्रोत मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो मुझे वुमेन अधिकारों या सशक्त बनाने के लिए, जैसे मैं एक जर्मनी चिली में गई थी, तो वहां मेरे एयरलाइंस ने मेरा बैग तोड़ दिया था। तो मैं आई, फिर मैंने उनको कंप्लेन की, वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। मैंने सारे रूल्स पढ़े, कंज्यूमर कोर्ट में दावा किया, 2 साल तक मैंने अपना मुकदमा लड़ा। सब कहते थे नहीं नहीं तुम वुमेन हो, कहाँ जाओगी कोर्ट में, क्या करोगी, ऐसे होगा वैसे होगा। मैंने कहा, मैंने हार नहीं मानी और मैंने दावा किया। और मुझे इमेजिन, वो उस समय मुझे बैग तोड़ने के लिए मुझे 3,000 या 5,000 रुपए भी दे देते, मैं खुश हो जाती। चलो मैंने किया और मुझे ये मिला, उन्होंने उनकी गलती बताई। लेकिन जब दावा किया तो आप सोच नहीं सकते हैं, मैंने एयरलाइंस लुफ्तांजा एयरलाइंस थी और उस पर दावा किया और 2 साल तक मैं वहां पे गई और मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए तक मिल गए। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में पूरा पूरा 4 कॉलम का आया कि मैंने ये रुपए लिए। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं लंदन में जाती हूँ, मैं घबराती नहीं हूँ। और एक जगह एयरलाइंस ने मुझे 1 दिन डिले कर दिया था, तो डिले करके मेरे को वहां पे ये पता था, मेरे को अपने राइट्स पता थे, अधिकार पता थे, तो मैंने उनको कहा। उन्होंने मुझे 5 स्टार होटल में ठहराया डिले होने के लिए। फिर मैंने कहा मेरे तो सारे टॉयलेटरीज खत्म हो गए, तो मैं क्या करूं। तो पीछे एक फॉरनर थी, तो वो फॉरनर सोच रही थी कि ये इंडियन है, इसको क्या पता है क्या है। तो मेरे को बोलने लगी नहीं नहीं समटाइम्स दे गिव समटाइम्स दे डोंट। मैंने कहा यू बेटर शट अप, आई नो माय राइट्स। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं ऐसा होता है, तो उनको देना पड़ा, वो भी देना पड़ा मेरे लिए। स्पेशली उन्होंने बस भेजी और वहां से मैं खरीद के लाई। तो अपने अधिकारों के प्रति अगर हम जागरूक होंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो अपने अधिकार पता होना, ये तो कंज्यूमर फोरम के अधिकार मुझे पता है, लेकिन इसी तरह नारी है आप, ये सोच के डरिए मत, आप सब कुछ कर सकती हैं। हिम्मत रखना होगा और जागरूक बनना होगा, उससे सब कुछ हो जाएगा। तो जागरूक कैसे बनेंगे, जब हम शिक्षित होंगे। तो खुद भी शिक्षा लीजिए, चाहे आप बड़े हो गए हैं, चाहे आप घर में हैं, किसी तरह की भी शिक्षा लीजिए और नॉलेज, ज्ञान जो है वो प्राप्त करते रहिए। तो उससे आपको अपने अधिकारों के प्रति जानकारी होगी और फिर उसके लिए आप संघर्ष कर पाएंगे। और जब आप संघर्ष करेंगे तो आप नेचुरली सक्षम हो जाएंगे। तो मेरी प्रेरणा स्रोत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। मैं सोचती हूँ वो इतना होके बच्चे को पीठ पे लाद के भी वो लड़ाई करी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम तो बच्चे को पीठ पे भी नहीं लाद रहे हैं, तो हमें तो घर में ही फाइट करना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन आराम से, उसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, सद्भाव बनाए रखते हुए अपनी आवाज बुलंद करनी है। दैट इज ऑल। एक क्वेश्चन ले रही जी है, जी। एक गृहिणी के लिए महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? एक गृहिणी के लिए भी वही अर्थ है जो एक कामकाजी महिला के लिए है। हम सशक्त तभी हो सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। गृहिणी अगर शिक्षित नहीं है तो भी वो शिक्षा ले सकती है घर में बैठे हुए, लेकिन और अपने लिए अधिकारों के लिए जागरूक होना है। अगर गृहिणी के साथ हिंसा हो रही है तो आवाज उठाए, चुपचाप नहीं। ये नहीं मैं कह रही कि पुलिस में जाए, लेकिन अपनी आवाज तो उठा सकती है, बता सकती है, राइट। अपने बच्चों को शिक्षित कर सकती है, अपने घर में लड़का लड़की भेदभाव ना करके अपनी लड़कियों को इस ओर आगे कर सकती है। तो गृहिणी के लिए भी वही सशक्तिकरण है जो बाहर वाले के लिए। तो गृहिणी भी उतना ही योगदान दे सकती है, वो भी राजनीति में भाग ले सकती है। एक गृहिणी, गांव की गृहिणी है, वो सरपंच भी बन सकती है। बहुत सारी गृहिणियां सरपंच बनी है। ये बात अलग है कि उनके पति भाई जाते हैं तो वो गृहिणी ना जाने दे, उनको कहे मैं बनी हूं, मैं ही जाऊंगी। तो इस बात के लिए आवाज उठाए। तो जागरूकता बहुत जरूरी चीज है। सहनशीलता के साथ सत्ता
के साथ अपना पावर इस्तेमाल करके उसको जागरूक बनना है, शिक्षित करना है, हिंसा को रोकना है। इन सभी चीजों से वो सशक्त बन सकते हैं। इक्विटी को कैसे वहां पर प्रूफ करें, इक्विटी प्रूफ करना, इक्वालिटी तो इज ओके, जी पर हमारा जो योगदान है, इक्विटी जो मेरी है, जी उसको प्रूफ करने के लिए हम तो प्रिविलेज्ड हैं। जी हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया, आपको जी, पढ़ाया, उन्होंने ये किया, मगर जो प्रिविलेज नहीं है उनके लिए ज्यादा जरूरी तो है। ये प्रिविलेज नहीं है, उन्हीं के लिए सशक्तिकरण है। मैं चिली में गई थी, वहां पे मैंने अपने भाषण में कह रहे कि आप यहाँ पे खड़ी हो क्योंकि आप सशक्त हो, तो फिर क्या जरूरत है आप यहाँ पे। मैंने बोला मैं यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे, मैंने बताया ना, व्यक्तिगत तौर पे आप सशक्त है, मैं सशक्त हूँ, आप भी है, आप यहाँ आ रही है, व्यक्तिगत तौर पे आ रही है। लेकिन जो हमारे पीछे गाँव में औरतें हैं जो कंप्यूटर के पास जा ही नहीं सकती, वो तो नहीं आ सकती, वो अप्लाई भी नहीं कर सकती, उनको कुछ आता ही नहीं कुछ काम करना, कंप्यूटर नहीं, उनके पास मोबाइल नहीं, घर में उनके साथ जो जाति हो रही है, तो वो अनुपात ठीक नहीं है। तो नहीं। अनुपात को हमें ठीक करना है, तो वो जेंडर इक्विटी में वो अनुपात को ठीक करना। किसी RCW हेड से कोई क्वेश्चन इस विषय पर? मुझे लगता है हमारे की नोट स्पीकर ने बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को उपलब्ध कराई है, यदि जैसे ऐसा है तो बहुत हाँ, अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए लोगों के कोई प्रश्न नहीं है, है ना? तो आपने बहुत अच्छी तरह से हमको सब चीजें समझाई हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे आज के प्रोग्राम का रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब के CRPF साइट पर उपलब्ध है। अगर आपकी जानकारी में किसी को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी किसी को उपलब्ध करानी है तो ये लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न बाद में अगर आप इस पे आपको ध्यान आए तो आप हमारी CRPF की साइट, हमारे ईमेल आईडी है crpfwwa@gmail.com पर भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपके प्रश्न को कीनोट स्पीकर तक पहुंचा देंगे और वो आपका जवाब हमको प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं कावा अध्यक्षा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के कार्यक्रम के आयोजन और के बारे में मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में अपने विचार सभी से साझा करने की कृपा करें। ओवर टू प्रेसिडेंट CWA। नमस्कार। आज के श्रीमती मीनाक्षी गोयल उपाध्यक्षा कावा, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजू अग्रवाल, सभी जोनल हेड्स, CEC मेंबर्स, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी सभी RCWA हेड्स, कावा परिवार के समस्त सदस्यों तथा अधिकारीगण एवं कार्मिकों का स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा आज का विषय जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में हम सभी को जागरूक होना चाहिए। यह सभी का मौलिक अधिकार है कि बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के समान अवसर प्राप्त हों, जिसमें उनके सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हक सुरक्षित हों। किसी भी सभ्य समाज के विकास में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। उनको गरिमामय जीवन प्रदान करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी क्षमताओं का समर्थन करना, यही सही मायनों में महिला सशक्तिकरण है, जिसका आधार लैंगिक समानता है। इसी बुनियाद पर आज महिलाएं नित्य नई बुलंदियों को छू रही हैं और एक सबस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। हमारी संस्था भी इस दिशा में महिलाओं की सुरक्षा एवं उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज के विषय पर डॉक्टर अंजू अग्रवाल ने बहुत सहजता के साथ विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके विचारों एवं अनुभव से हम सभी लाभान्वित होंगे तथा इनके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं को हम अपने जीवन में आत्मसात कर प्रत्येक क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अंत में मैं आप सभी को आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में मैं शोभा रावत, संयुक्त सचिव कावा को धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय श्रीमती रिमझिम सिंह, अध्यक्षा कावा, श्रीमती मीनाक्षी गोयल, उपाध्यक्षा कावा, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजू अग्रवाल,
कावा के सभी सम्मानित सीईसी मेंबर्स, वेबिनार के माध्यम से जुड़ी सभी जोनल तथा रीजनल कावा हेड्स, समस्त अधिकारीगण, कार्मिक एवं पारिवारिक सदस्यों व बच्चों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। संवाद कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य हमारे बल के कर्मियों एवं उनके परिवार सदस्यों को अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर न सिर्फ उनका ज्ञानवर्धन करना है, अपितु उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक करना है। डॉक्टर अंजू अग्रवाल मुख्य वक्ता ने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर आज के विषय जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के विषय पर बहुत ही सार्थक एवं अर्थपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की है, जो निश्चित ही हम सभी के लिए लाभप्रद होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका और इस सुझावों का हम अपने जीवन में उपयोगी रूप से, सार्थक, सकारात्मक रूप से अपने जीवन में इसे लाएंगे। अंत में मैं पुनः डॉक्टर अंजू अग्रवाल, आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता, के सारगर्भित व्याख्यान तथा प्रेसिडेंट कावा मैम के विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए विशेष आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही सभी सीईसी मेंबर्स, वेबिनार के माध्यम से जुड़े जोनल एवं रीजनल कावा हेड्स, आईटी ब्रांच, एडम ब्रांच के अधिकारीगण, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त परिवारजनों का आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आप सभी का सादर धन्यवाद। जय हिंद।